चलिए, क्या देख रहे थे जी हम लोग? और इम्पोर्टेंट काम लग गया हो? हाँ, ये एक इशू था उस दिन। ऑटो शायद कोई फ्लो नहीं था ऑटो का, लेकिन ये बहुत बड़ा इशू नहीं था, क्योंकि हड़ताल जो था उससे एक दिन पहले था, दूसरे दिन नहीं था। हाँ हाँ, फ्राइडे को था, सैटरडे को नहीं था। बिकॉज फ्राइडे को आई एम ऑल्सो सफरिंग, है ना, फॉर दिस सिचुएशन। हाँ, नहीं चल रहा सर, ठीक है, चलिए आपका एक। और बाकी लोग, मौसम अच्छा था तो सोचे कि क्या ही क्विज में जाएंगे ना, तो आनंद लेते हैं मौसम का। हाँ, क्या बिना मतलब का जाके क्वेश्चन आंसर करने से कोई फायदा है? यही लगा होगा ना? हाँ, तबीयत खराब था, आपका तबीयत खराब था, आप घर चली गई थी। अच्छा, चलिए। बाकी लोग एग्ज़ाम देने चले गए थे? किस चीज़ का एग्ज़ाम था? हाई कोर्ट का एग्ज़ाम तो कल था ना? अच्छा, हाँ, ये भी एक रीज़न हो सकता है। चलिए चलिए, अरे अब ये एक ऐसा रीज़न है कि इसमें सब लोग फिट बैठ सकते हैं, है कि नहीं, कि भाई एग्ज़ाम था। लेकिन नेक्स्ट वीक भी होगा, है ना, और उस दिन जो प्रेजेंट नहीं होंगे, है ना, या नहीं होने का कोई रीज़न होगा उनके पास, तो पहले सूचित कर देंगे, अन्यथा फाइन देने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, फाइन लगेगा, क्योंकि क्विज में जो अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको यहाँ से कुछ मिलेगा, तो आपका फाइन वाले को उन लोगों को दे दिया जाएगा, है ना, कि भाई मज़ेदार बात है, आप मत आइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन उसके बाद ये बात ध्यान रखिएगा कि हम तो अपने क्लास में इंटर नहीं लेने देंगे। किसी से कहवा के आइएगा, किसी से फ़ोन करवा के आइएगा, क्लास बंद रहेगा, है ना। अगर टेस्ट में नहीं आएंगे तो फिर अगले दिन क्लास में एंट्री नहीं होगी। एक्स्ट्रा पैसा है, सरप्लस पैसा है, तो खर्चा कीजिए, क्या दिक्कत है ना, दीजिए 100 रुपया फाइन, आइए, क्या दिक्कत है, कोई वैल्यू नहीं है तो 100 रुपया, मेरा बचल तो 5000 लगा दे, लेकिन ये लगेगा कि बहुत बड़ा अत्याचार हो गया। लेकिन अब बड़े बड़े स्टेट के अंदर में, है ना, या देशों में आप देखेंगे कि अगर आप हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, अगर आप नॉर्मल रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, तो बहुत बड़ा बड़ा फाइन है ना। और इसी डर से लोग वहाँ पे रूल्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि अगर रूल्स अगर फॉलो नहीं कर पाए तो कितना बड़ा लॉस हो सकता है। 1 रुपये का फाइन हो तो सब सोचेगा कि फाइन ना दे लें, कुछ समझ में आएगा? 10 रुपये का फाइन समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा, है ना। फाइन हो थोड़ा फाइन के जैसा, लगे कि हाँ अभी पॉकेट पर कुछ बर्डन आया है, कुछ दबाव आया है, तो वो ज़्यादा ये रहेगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए, ठीक है, और अपीयरेंस रखिए, और इस बार जैसा हुआ उससे ज़्यादा भव्य तरीके से
अगली बार यानी कि सैटरडे को कराया जाएगा। सैटरडे संडे किसी भी एक दिन हो सकता है, कोई डे फिक्स नहीं है कि सैटरडे को ही होगा, है ना, संडे को भी हो सकता है, ठीक है। और जैसे कि बताया गया था कि अभी तक की जितनी चीज़ें हुई हैं वो, या इसके अलावे जो आपको करंट अफेयर्स के कुछ इंसिडेंट हो रहे हैं वो, वहाँ से भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो प्रयास करेंगे कि ये सब चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, तो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसके बारे में हमें देखना है, ठीक है। तो आप देखिए कि आर्टिकल 163 एंड आर्टिकल 164, अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164, यह जो है वो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के संबंध में है, ठीक है। तो पहले थोड़ा लिखेंगे 163 के बारे में, फिर आगे बात करते हैं। 163 लिखेंगे कि एक मंत्री परिषद होगी, एक मंत्री परिषद होगी जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा, जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा, और इसके सहायता या सलाह और परामर्श से, और इसके सलाह और परामर्श से राज्यपाल कार्य करेंगे, ठीक है। देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अंडर द लीडरशिप ऑफ सीएम, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अंडर द लीडरशिप ऑफ सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर। एक मंत्री परिषद होगी जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा, ठीक है। देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड they advise for governor execute of his executive powers, मतलब राज्यपाल की जो कार्यपालक शक्तियां हैं उसको लागू करने के लिए मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद क्या करेगा, सलाह देगा, परामर्श देगा, ठीक है, कि भाई आप ये कीजिए। ये बेसिकली आर्टिकल 63 में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है 163 में ये बात जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो गवर्नर हैं, जो गवर्नर हैं वो कोई भी काम करने के लिए स्वतंत्र नहीं है ना। उनको अगर कुछ भी करना है, वो स्टेट के एग्जीक्यूटिव हेड हैं, लेकिन ये अपना एग्जीक्यूटिव हेड का रोल प्ले करेंगे विथ सपोर्ट बाय द सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के सहयोग से ये काम करेंगे, ठीक है। मतलब कि कुछ भी काम करना होगा तो ये कैसे करेंगे, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या सीएम कहेंगे उसके हिसाब से करेंगे, ठीक है। ये बात ठीक वैसी ही है जैसे सेंटर में राष्ट्रपति का मामला है ना। केंद्र में आप राष्ट्रपति का मामला देखते हैं, है ना। सेंटर में क्या होता है कि सेंटर में प्रेसिडेंट क्या अपनी मर्जी से सारा काम करते हैं जी? नहीं करते ना। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे करते हैं। कभी कभी उनके पास विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार है, कभी कभी। तो वो दो ऐसा सिचुएशन है जब राष्ट्रपति विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। कब कब कर सकते हैं? हाँ दूसरा, बिल्कुल गुड। दो सिचुएशन में राष्ट्रपति अपना जो है विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग कर सकता है, और दो स्थितियां ये हैं कि एक जब किसी को भी बहुमत ना आए, है ना,
तो सरकार बनाने को पहले मौका किसको दिया जाएगा, ये राष्ट्रपति अपने विवेक से निर्णय करेगा, ठीक है। और दूसरा स्थिति, अचानक से प्राइम मिनिस्टर का डेथ हो जाए, तो ऐसी स्थिति में वो कार्यभार किसको सौंप रहा है, ये राष्ट्रपति डिसाइड करेगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से राज्यपाल को भी ऐसी ही कुछ परिस्थितियों में विवेकाधीन शक्ति प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त है। एक तो जब किसी को बहुमत नहीं आएगा तो राज्यपाल के पास ये विवेकाधीन शक्ति है कि राज्यपाल सरकार बनाने के लिए उसको बुलाता है। और दूसरा स्थिति यह है कि अगर अचानक से चीफ मिनिस्टर को कुछ हो जाता है तो ऐसी स्थिति में भी वो सरकार किसको बनाने का मौका देगा या किसको तत्कालिक तौर पर सरकार का प्रभार सौंपेगा, ये उसका विवेकाधीन शक्ति है। लेकिन इसके अलावे उसके पास एक और विवेकाधीन शक्ति है राज्यपाल के पास, जो कि राष्ट्रपति के पास नहीं है, और वो ये है कि राज्यपाल जो है वो ये तय करेगा कि राज्य के अंदर, मतलब कि अगर कोई बिल पास हो करके जब उसके पास एक्ट बनने के लिए जाएगा, है ना, जैसे कोई भी बिल देश में कानून कब बनता है, राष्ट्रपति साइन करते हैं, उसी प्रकार से राज्य में कोई विधेयक कानून तब बनेगा जब क्या होगा, तो राज्यपाल साइन करेगा। तो राज्यपाल के पास जब कोई बिल जाता है तो राज्यपाल के पास ये अधिकार है कि राज्यपाल उस बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख लेगा। अगर उसको लगेगा कि इस बिल पर हमको साइन नहीं करना चाहिए, इस पर राष्ट्रपति का भी मर्जी जान लेना चाहिए, तो वो जान लेगा। और इस बात का चर्चा आर्टिकल 200 में किया गया है, अनुच्छेद 200 में किया गया है कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है ना। तो ये भी इसके विवेक के हिसाब से ही निर्भर करता है कि ये किस विधेयक को ऐसा मानता है कि इस पर राष्ट्रपति की मर्जी लेनी जरूरी है ना, तो उसको वो सुरक्षित रख सकता है। ये गवर्नर के पास अपना पावर है। बाकी अन्य जो मामले हैं जो भी, उसमें गवर्नर भी वही करेंगे जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद कहेगा, ठीक है। अब देखिए, सेंटर में आपने मिनिस्टर्स का प्रकार पढ़ा है ना, केंद्र सरकार जब पढ़ा था आपने तो वहां पे आपने मिनिस्टर का प्रकार पढ़ा है ना जी, कि मिनिस्टर्स जो है वो 2-3 तरह के होते हैं, है ना। एक तो आपका होते हैं जो कैबिनेट, है ना, दूसरा कौन होता है, राज्य मंत्री, एक होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, है ना, और एक उपमंत्री। उपमंत्री इंडिया में नहीं पाया जाता है, उपमंत्री भारत में नहीं होता है ना। तो ये 4 तरह के मिनिस्टर्स सामान्यतः वर्ल्ड में देखे जाते हैं, लेकिन ये उपमंत्री वाला जो कंसेप्ट है वो इंडिया में खत्म कर दिया गया। तो इंडिया में वर्तमान में ये 3 ही तरह के होते हैं। तो ये तीनों टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं ये आप जनरली सेंटर में देखते हैं, है ना, यानी केंद्र में देखते हैं, राज्य में नहीं देखते हैं, ठीक है। राज्य में भी आप देखते हैं, जैसे बड़े बड़े राज्य, जैसे कि यूपी में होता है राज्य मंत्री, है ना, कैबिनेट मिनिस्टर के नीचे में राज्य मंत्री यूपी में काम करता है, महाराष्ट्र में भी काम करता है ना। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ जो बड़े राज्य हैं उनके यहाँ ये सारा टाइप दिखता है। छोटे राज्य में से कि हम लोग कहीं बिहार में आप देखें तो मंत्रियों की संख्या कम होती है और सब लोग कैबिनेट की स्थिति में ही रहते हैं लगभग, है ना। मतलब कि कोई राज्य मंत्री वाला स्थिति यहां पर नहीं दिखता है। बिहार में आप सुने कभी कि कोई राज्य मंत्री है, नहीं होता है। लगभग सब लोग जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर की स्थिति में ही रहते हैं, क्योंकि मंत्रालय कम होता है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम है। आज देश के स्तर पर बहुत सारी मिनिस्ट्रियां हैं, है ना, बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरा देश का मामला है, तो इसलिए वहां पर ये सब सपोर्ट सिस्टम काम लगता है। स्टेट में उतना जरूरत नहीं पड़ता। यूपी बहुत बड़ा स्टेट है ना, तो यूपी को आप देखिए तो इस वजह से यूपी में बड़ा स्टेट है तो मिनिस्टर्स चाहिए कि भाई सभी जगह पर प्रॉपर फोकस कर पाए, इसलिए वहां पर थोड़े मिनिस्टर्स की संख्या भी ज्यादा होती है और इस वजह से वहां पे राज्य मंत्री का भी कंसेप्ट है। तो ये सारा कंसेप्ट बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जीक्यूट होता है, केंद्र सरकार में। राज्य सरकार में केवल ये कैबिनेट वाले लोग ही होते हैं। लेकिन वहां पे मैंने आपको बताया था कि कैबिनेट मिनिस्टर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में क्या अंतर है। क्या अंतर है जी, कौन बता सकता है? कैबिनेट मंत्री और मंत्री परिषद में क्या अंतर है? हाँ, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फिर से बोलिए।
हाँ उसकी बैठक में कैबिनेट मिनिस्टर और राज्य मंत्री प्रेसिडेंट मिनिस्टर के सब होते हैं हाँ और ये कैबिनेट मिनिस्टर अलग होते हैं। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग होगी तो सारे मिनिस्टर्स आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन जब कैबिनेट का बैठक होगा तो केवल कैबिनेट आएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो राज्यों में तो वो उतना बड़ा झंझट है नहीं, केवल कैबिनेट वाले लोग ही हैं, है ना, और इन्हीं की मीटिंग्स होती है और इन्हीं का बैठक होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि जैसे केंद्र में मंत्रियों की संख्या निश्चित है कि केंद्र में मिनिस्टर्स कितने होंगे, लोकसभा के टोटल स्ट्रेंथ का 15%, है ना, ये सेंटर में है, वैसे राज्य में है कि विधानसभा के टोटल स्ट्रेंथ का 15%। तो नोट करके लिख लेंगे कि राज्य में मंत्रियों की संख्या निश्चित है, राज्यों में मंत्रियों की संख्या निश्चित है। तो कितना निश्चित है, तो टोटल नंबर ऑफ विधानसभा, है ना, तो विधानसभा के कुल संख्या का 15%, 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ विधानसभा। ठीक है, या एमएलए लिख सकते हैं, टोटल जो एमएलए होते हैं किसी भी स्टेट में, है ना, किसी भी राज्य में, ठीक है, तो टोटल एमएलए का कितना हो जाएगा 15%। तो बिहार में टोटल एमएलए कितना होते हैं जी, 243। गुड, तो 243 का 15%, है ना, तो बिहार में क्या हो जाएगा 243 का 15%। तो 243 का 15% कितना होगा जी, निकाल लिए, दो 243 का 15% 16, हाँ 36 कह सकते हैं, 35 पॉइंट समथिंग होगा, 36 जो है वो नंबर हो सकता है। मतलब आप कह सकते हैं कि 36 जो है वो लोग मंत्री बन सकते हैं। तो हालांकि इसको नंबर में आपको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, आपको परसेंटेज याद रखना, आपको परसेंटेज पूछा है, क्योंकि हर राज्य में नंबर अलग अलग होगा, क्योंकि हर राज्य में विधायकों की संख्या अलग अलग है। ऐसा भी अब यूपी में 403 गो विधायक है, तो वहां ज्यादा हो जाएगा, है ना, तो हर जगह स्टेट में अलग अलग संख्या है, तो अलग अलग नंबर है। ठीक है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि किसी भी राज्य में मंत्रियों की जो अधिकतम संख्या है वो निश्चित कर दी गई है कि उस राज्य के कुल विधायकों का 15% से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि कम रह सकता है, 15% से कम रहेगा तो चलेगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है कि स्टेट में मिनिस्टरों का मिनिमम नंबर भी फिक्स है ना, राज्य में मिनिमम नंबर भी फिक्स है। कितना फिक्स है, जो मिनिमम नंबर फिक्स है वो है 12। ठीक है, कि किसी राज्य में कम से कम 12 मंत्री तो होंगे, और ध्यान रहे कि इसमें इंक्लूडेड चीफ मिनिस्टर, 15% वाले में भी इंक्लूडेड सीएम है। ठीक है, और मिनिमम नंबर यहां पर फिक्स है। देखिए सेंटर में कोई मिनिमम नहीं फिक्स है ना, सेंटर में कोई मिनिमम फिक्स नहीं है, लेकिन स्टेट में फिक्स है कि मिनिमम इतना मिनिस्टर्स तो होने चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारे राज्यों में ये संख्या भी नहीं होता है। कारण जैसे अब सिक्किम देख लीजिए, है ना, मणिपुर, है ना, बेसिकली सिक्किम या गोवा, इस सब राज्यों को आप देखेंगे तो ये सब राज्य बहुत छोटा छोटा राज्य है, जनसंख्या बहुत कम है। तो इन सभी राज्यों में जो ये सारे नियम है वो थोड़े फ्लेक्सिबल है ना। तो बड़े राज्यों के लिए ये सारे नियम जो है सो वो बनाए गए हैं कि किसी राज्य में 15% से अधिक जो है वो मंत्री नहीं हो सकता है। ठीक है, और साथ ही 12 से कम भी नहीं हो सकता है। ठीक है, और इसी प्रकार से एमएलए का संख्या भी निश्चित है कि किसी राज्य में मैक्सिमम एमएलए 500 हो सकते हैं, 500 से ज्यादा किसी भी राज्य में एमएलए नहीं होंगे, है ना। तो किसी भी राज्य में मैक्सिमम एमएलए का जो नंबर है वो फिक्स है 500। ठीक है, कि मैक्सिमम किसी राज्य में जो विधायकों की संख्या होगी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली,
जो विधायक होंगे वो 500 हो सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर यही फिक्स है 500, है ना। इसके अलावे जो आप मिनिमम की बात करेंगे तो मिनिमम में आप देखेंगे कि मिनिमम फिक्स है 60, कि किसी राज्य में 60 से ज्यादा विधायक, मतलब 60 से कम तो नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन कुछ राज्यों में आप देखेंगे कि 60 से कम विधायक हैं, ठीक है। तो वो इसलिए है क्योंकि उन राज्यों की जनसंख्या ही कम है ना। तो इसलिए क्या, लेकिन जो नॉर्मल रूल है वो आपको याद रखना है कि किसी राज्य में विधायकों की मैक्सिमम संख्या 500, ठीक है, और किसी राज्य के अंदर जो विधायकों का जो मिनिमम संख्या है वो 60 है, ठीक है, 60 है, यानी कि 60 तो कम से कम होना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ राज्यों में इन सभी चीजों का उल्लंघन होता है। उल्लंघन मतलब इसलिए होता है क्योंकि वहां पर जनसंख्या ठीक ठाक नहीं है, पॉपुलेशन ठीक ठाक नहीं है, ठीक है, और रकबा भी उनका छोटा है, इसलिए वहां पर नियमों में कुछ बदलाव होता है, ठीक है। तो मंत्रियों की संख्या निश्चित है, सीएम के साथ किसी भी राज्य में 15% ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और अब देखिए मिनिस्टर्स के बारे में सारा रूल रेगुलेशन जो आप वहां पर पढ़े हैं, है ना, सेंटर में, तो वही चीज यहां पे भी आपको ध्यान रखना है कि राज्य में भी अगर आपको मंत्री बनना है तो आपको विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना पड़ेगा। और अगर आप कहीं के सदस्य नहीं है तो भी मंत्री बन सकते हैं, लेकिन 6 महीना तक ही, है ना, 6 मंथ तक ही, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि बिना किसी हाउस के मेंबरशिप लिए आप केवल 6 महीने तक ही मिनिस्टर बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको परमानेंट हमेशा मिनिस्टर्स बने रहना है ना। तो इसके लिए आपको या तो विधानसभा से मेंबरशिप लेनी पड़ेगी या तो विधान परिषद से मेंबरशिप लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्तमान में केवल 6 राज्य ही ऐसे हैं जिनके पास विधान परिषद भी है। वर्तमान में केवल 6 राज्य ही ऐसे हैं जिनके पास विधान परिषद है, बाकी राज्यों में तो विधान परिषद है ही नहीं, तो केवल वहां विधानसभा है। तो वहां कंपलसरी है कि आपको विधानसभा का मेंबर बनना पड़ेगा, ठीक है। सौभाग्य से जो हमारा बिहार है यहां पर विधान परिषद है ना। तो इसलिए हमारे यहां आप देखते हैं कि जो हमारे स्टेट के सीएम हैं, जो पिछले बहुत वर्षों से सीएम के पद पर काबिज हैं, इन्होंने बहुत दिन से चुनाव लड़ा ही नहीं है, लेकिन फिर भी सीएम है। नीतीश कुमार विधानसभा का चुनाव लड़े ही नहीं है, फिर भी सीएम है। कारण है कि वो विधान परिषद से हैं, है ना, वो विधान परिषद से चुन करके आ जाते हैं, इसलिए उनको विधायकी का चुनाव लड़ने का आवश्यकता नहीं पड़ता है। तो आप किसी भी हाउस के मेंबर होंगे तो आप सीएम बन सकते हैं, ठीक है। आप चाहे विधानसभा में हो या फिर आप विधान परिषद में हो, ठीक है, आप सीएम बन सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, याद रहेगा। याद रखने से ज्यादा जरूरत है इस सभी चीजों को समझ के रखना, है ना, कि यहां पर यह है। और अगर आप किसी हाउस के मेंबरशिप नहीं है फिर भी आप मिनिस्टर तो बन ही सकते हैं, लेकिन ओनली फॉर 6 मंथ, केवल 6 महीने के लिए, इससे ज्यादा समय के लिए आप नहीं बन सकते। समझ में आई बात? क्लियर है, आगे बढ़े। सब लोग को समझ में आ रही है ना? कोई ऐसा जो नहीं समझ में आ रहा है? चलिए, तो यहां पर इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। और कि ये किसी भी हाउस से मेंबरशिप ले सकते हैं, ठीक है। और यहां पे होता है तो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, यहां पर प्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसके चुनाव के बारे में बात करेंगे आगे जब पढ़ाएंगे तो, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखें कि किसी भी सदन में मतलब सदस्य रहे बिना भी आप 6 महीने के लिए मिनिस्टर्स बन सकते हैं, लेकिन हमेशा अगर मिनिस्टर आपको 5 साल तक बन के रहना है तो आपको किसी ना किसी हाउस से मेंबरशिप लेना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये चीजें होंगी। ओके, इसके अलावा लिख लेंगे कि मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, नोट ही करके लिखेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसके आगे लगा लेंगे स्टेट, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राज्य मंत्री परिषद। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स collectively responsible for
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सामूहिक तौर पर विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्लियर है? देखिए, यह विधानसभा, तो कहने का मतलब है कि आप मिनिस्टर तो चाहे कहीं से भी रहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप मिनिस्टर विधान परिषद से बन जाइए, आप मिनिस्टर आप विधानसभा से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपकी मेंबरशिप चाहे कहीं की भी हो, मिनिस्टर आप बन सकते हैं, लेकिन कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी विधानसभा के प्रति। इसका मतलब यह है कि जो पार्टी सरकार चला रही है, सरकार का मतलब पहले मैंने आपको बताया था कि मंत्री है ना, जो मंत्री है इसका मतलब कि वही सरकार है। तो सरकार तब तक चलेगी जब तक कि विधानसभा में बहुमत होगा। अभी बिहार में आप देखिए कि सरकार बदल गई। अरे सरकार क्या बदली, मुख्यमंत्री तो वही है, बस लोग बदल गए, चेहरे बदल गए, है ना। जो विपक्ष का नेता था वो डिप्टी सीएम बन गया, जो डिप्टी सीएम था वो विपक्ष में चला गया, है ना। बिहार की राजनीति पिछले आप मतलब 20 सालों से देख रहे हैं, अगर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर जो है वो विपक्ष बदलता है, सत्ता नहीं बदलती। मतलब मुख्यमंत्री नहीं बदलते, बाकी सब लोग बदल जाते हैं, है ना। मुख्यमंत्री एज वेल एज एक आदमी अपने पोजीशन पर बने हुए हैं, है ना। कारण क्या है? क्योंकि वो यहां पर अपना बहुमत बना के रखते हैं, कभी किसी के कंधा पर, कभी किसी के कंधा पर। उनको यहां पर नंबर जुटाना जरूरी है। यहां के नंबर से सरकार चलने उलने से कोई लेना देना नहीं है, विधानसभा में नंबर होना चाहिए। और बिहार में सरकार चलाने के लिए जरूरी है कि 122 प्लस विधायक आपके समर्थन में हो, 122 प्लस। बिहार में सरकार उसी की चलती है जिसके समर्थन में 122 से ज्यादा विधायक होते हैं, है ना। तो इस अभी से मतलब 2022 के मिड तक जो सरकार बिहार में चली थी, वो सरकार बीजेपी और जेडीयू की सरकार थी, दोनों का अलायंस था, है ना। अप्रॉक्स 75 के अप्रॉक्स में बीजेपी के विधायक थे और वही 44-45 के अप्रॉक्स में इनके थे। मतलब दोनों के जोड़ करके और भी कुछ इनके अलायंस थे, दोनों के जोड़ करके इनके क्या थे, 122 से ज्यादा नंबर आ रहे थे। ठीक है, तो इनका सरकार चल रहा था। लेकिन हुआ क्या कि नीतीश जी ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया, तो इनके 74 ब्रेकअप हो गया, है ना। अभी ब्रेकअप हो गया तो अब जानते करते हैं ब्रेकअप में सरकार चली ही जाती है, अब फिर सरकार दूसरा कोई चलाता है कि नहीं, देखते हैं ना। इसीलिए लोग ब्रेकअप से घबराते हैं। बीजेपी बेचारी घबराती थी लेकिन घबरा गई। केवल घबराने से नहीं होता है ना, सेफ्टी दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है। नीतीश कुमार को साथ में रखना था ना, उनको समझाना था, उनसे बातचीत करनी थी, उनके जो दिक्कतें थी उनके दिक्कतों को समझना था, है ना। कहीं भी ब्रेकअप होने का रीजन क्या होता है जी? लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हालांकि बहुत बार केवल यही नहीं होता है, बहुत बार कुछ अन्य मामले भी होते हैं, है ना। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो कुछ मामले में होते ही हैं, लेकिन बहुत बार ये भी होता है कि भाई अब मतलब बहुत समय अगर निकल जाता है तो व्यक्ति क्या होता है, अब व्यक्ति को लगता है कि भाई अब आकर्षण धीरे धीरे खत्म हो रहा है, अब दूसरी तरफ आकर्षण बढ़ रहा है ना। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो अभिकेंद्रीय बल है ना, वो अभिकेंद्रीय बल कहीं और से निकल के कहीं और लगने लग जाता है। यहां भी कुछ मामले वैसे थे। अब इनको लग रहा था कि भाई इनके साथ सरकार चला रहे हैं तो ये डिस्टर्ब हो रहा है, दिक्कत हो रही, इनके विधायक ज्यादा हैं। दूसरी तरफ से आकर्षण हो रहा था कि दूसरा तरफ जाएंगे तो वहां पे जो आदमी सब है हो सकता है मेरा सुनेगा, है ना, मेरे हिसाब से चलेगा। दूसरी तरफ को ज्वाइन कर लिए। मेन मुद्दा ये रहा कि जब वो यहां से निकल गए तो इन बीजेपी के भी लोग तो मंत्री थे ना जी, लेकिन अभी लोग मंत्री नहीं है, अब लोग विपक्ष में चला गया। कारण क्योंकि भले ही उनके पास विधायक कम थे, लेकिन दोनों के जोड़ करके 122 से ज्यादा थे, है ना। तो चूंकि दोनों के जोड़ के तो सरकार आराम से चल रही थी। लेकिन जब ब्रेकअप हो गया, इधर से निकल गए, ये निकल गए, वही 74 लेके अपना झुंझुना बजा रहे हैं, इनका तो सरकार चलेगा नहीं, क्योंकि सरकार बनने मिलता चाहिए। इधर से निकले, इनको अपना कंधा पर सवार करने के लिए दूसरा गाड़ी तैयार खड़ी थी, है ना, 75 विधायक वाली गाड़ी,
है ना, आरजेडी की गाड़ी खड़ी थी कि आइए हम आपको अपने कंधा पे बिठा लेते हैं। इनका पास तो और ओवैसी वाली पार्टी के सब विधायक सब भाग करके इसी पार्टी में आ गए, तो इनका 80 के अप्रोक्स हो गया है ना। तो ये सब इनकी जाके इसके कंधा पर चढ़ गए। अब फिर यहाँ पे नंबर देखे तो 122 प्लस हो गया। तो मुख्यमंत्री वही आदमी रह गया, लेकिन मिनिस्टर्स बदल गए। कारण कि गठबंधन चल रहा था, अलायंस चल रहा था, और इस अलायंस जब ये अलग हो गया तो इसके पास बहुमत नहीं रहा, इसलिए मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा। और नया लोग जो आ गए समर्थन दे दिए, विधानसभा में बहुमत आ गया तो शपथ ले लिए। देखिए तेजस्वी जी पहले विपक्ष के नेता थे, अभी उप मुख्यमंत्री हैं, है ना। तो सारा गेम कहां का है? विधानसभा का है, कि विधानसभा में बहुमत होना चाहिए। चाहे कहीं से भी बहुमत लाइए, किसी के कंधा पर चढ़ के लाइए, है ना, केकरो मिला लीजिए, केकरो तोड़ दीजिए, केकरो खरीद लीजिए, केकरो कुछ कर दीजिए। महाराष्ट्र में क्या हुआ? शिवसेना की सरकार चल रही थी, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, एनसीपी जो है और उसके अलावा शिवसेना, कांग्रेस, ये सब मिल करके तीनों, है ना। एगो विद्यार्थी था, वो 105 नंबर लिया के टॉप किया बेचारा, है ना। कुछ 30, 40, 35, 50 ला के फेल कर गया। तो सारा फेल विद्यार्थी अपन अपन नंबरवा जोड़ दिया, है ना, और जोड़ करके संयुक्त टॉपर घोषित कर दिया कि हम लोग जो है वो कंबाइंड टॉपर है ना। वो कंबाइंड टॉपर बन गया, है ना। कंबाइंड टॉपर बन के सरकार चला रहे थे, लेकिन ये लोग जैसे यहाँ पे हुआ आपको बिहार में, वैसे महाराष्ट्र में हो गया। ये लोग वहां पे तोड़ दिया, शिवसेना को ही तोड़ दिया, शिवसेना के विधायकों को भगा दिया वहां से, है ना। और अभी देखिए वहां बीजेपी के समर्थन में सरकार चल रही है, बीजेपी के लोग मिनिस्टर हैं, है ना। इधर से मिनिस्ट्री गई है, उधर मिनिस्ट्री आई है ना। तो ये सारे मामले जो है सो चलते हैं। कुल मिला करके कहने का मतलब यह है कि राज्य में यदि आपको सरकार चलाना है तो विधानसभा में आपके पास बहुमत होना चाहिए। हर राज्य में विधानसभा में बहुमत का अलग अलग आंकड़ा है। हमारे यहां बिहार की बात करें तो 243 विधायक होते हैं टोटल, इसमें से 122 प्लस पर बहुमत होता है। मेजोरिटी का नंबर 122 प्लस है। 122 से ज्यादा विधायक होंगे तो आपके पास बहुमत होगा, ठीक है। तो ये बहुमत का नंबर हमारे यहाँ है, और यही चीज हम जो है लोग जो है सो मानते हैं और उसको लेकर के कंटिन्यू करते हैं। ओके, समझ में आई बात कि अगर मंत्री आपको बने रहना है तो सामूहिक जो उत्तरदायित्व है, इसका मतलब क्या हुआ कि विधानसभा में बहुमत होना चाहिए। अगर विधानसभा में बहुमत खत्म हो गया तो सब लोग को एक साथ इस्तीफा देना पड़ेगा। अब वो चाहे मंत्री आप विधान परिषद से हो चाहे विधानसभा से, अगर मान लीजिए कि नीतीश कुमार को कोई समर्थन नहीं देता तो उनको भी इस्तीफा देना पड़ता है ना, क्योंकि बहुमत नहीं था उनके पास। लेकिन तो चांदी का कटोरा लेके आए हैं, है ना, उसमें खीर कभी खत्म नहीं होता है, कभी कोई डाल देता है, कभी कोई डाल देता है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कहने का मतलब यह है कि उधर से निकले दूसरा चलेगा। अब की दूसरा पार्टी में उसके पास और ज्यादा विधायक सब था, पहले वाले से ज्यादा विधायक उनके पास था, तो गठबंधन हो गया तो सरकार बन गई। तो यही कहने का तात्पर्य यह है कि यहां पर नंबर अगर रहेगा, बहुमत रहेगा तो सरकार चलेगी, यहां अगर बहुमत नहीं रहा तो सरकार गिर जाएगी। ठीक वैसे जैसे केंद्र में सरकार चलाने के लिए लोकसभा में बहुमत चाहिए, वैसे राज्य में सरकार चलाने के लिए विधानसभा में बहुमत चाहिए। क्लियर है? और विधानसभा बहुमत रहेगा तो आपकी सरकार चलेगी, बहुमत नहीं रहेगा तो यहां पर आ जाएगा अविश्वास प्रस्ताव, जिसको बोलते हैं नॉन कॉन्फिडेंशियल मोशन। और अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया सदन में तो आपकी सरकार क्या हो जाएगी? गिर जाएगी, और आपकी सरकार चलेगी नहीं, है ना। तो सरकार गिर जाए तो आप अगर कहीं से भी मिनिस्टर्स हैं आपको त्यागपत्र देना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ अभी ध्यान में आया, महाराष्ट्र की मैं बात कर रहा था। महाराष्ट्र में सीएम थे उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे ने कहीं चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन सीएम थे। कैसे थे? महाराष्ट्र में विधान परिषद है तो उसके विधान परिषद सदस्य बन के थे, ठीक है। लेकिन बहुमत कहां खत्म हो गया? विधानसभा में। मुख्यमंत्री का पद चला गया हवा में। समझे बात? मुख्यमंत्री बने रहना है या मंत्री बने रहना है तो जरूरी है, सरकार चलाना है तो जरूरी है कि विधानसभा में बहुमत हो। विधानसभा में बहुमत नहीं होगा तो सरकार एक दिन भी नहीं चलेगी, तुरंत नॉन कॉन्फिडेंशियल मोशन विपक्ष लेकर के आ जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव, उसमें सरकार को दिखाना पड़ेगा कि उसके पास जितना विधायक चाहिए सरकार बनाने के लिए उससे ज्यादा विधायक है, तो ही सरकार चलेगी, अन्यथा सरकार गिर जाएगी, सरकार कंटिन्यू नहीं करेगी। क्लियर है? और विधानसभा बहुमत रहेगा तो जरूरी है कि विधानसभा में
ठीक है, समझ में बात? आगे बढ़े, चलिए आइए अब एक और लाइन लिखिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नर, इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नर। राज्य मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, समझ में आया? व्यक्तिगत का मतलब क्या है? व्यक्तिगत का मतलब है इंडिविजुअल, मतलब नहीं तो इसका इंग्लिश है ना? ये तो इंग्लिश। आजकल क्या होता है, कोई किसी चीज का मतलब पूछता है तो हम लोग का भी आदत हो गया है ना, टीचर लोग का क्या कहता है, उसका इंग्लिश बता देगा, है ना? मतलब हिंदी मीडियम पूछे तो उसको इंग्लिश बताएगा, इंग्लिश तो उसको हिंदी बता देगा, लेकिन मतलब नहीं बताएगा। पता नहीं अपनों मतलब मालूम रहता है कि नहीं? मतलब का मतलब होता है कि उसका मीनिंग समझ में आ जाए ना। इंग्लिश हिंदी से मतलब का कोई, इंग्लिश तो वर्ड है ना। व्यक्तिगत का मतलब यह हुआ कि उससे सरकार का आने जाने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राज्यपाल को मर्जी करेगा तो वो कह देगा कि भैया आप इस्तीफा दे दीजिए, आप रिजाइन कर दीजिए, है ना। मतलब यह हुआ कि आप राज्यपाल के इच्छा तक, प्लेजर ऑन गवर्नर, जैसे प्लेजर ऑन प्रेसिडेंट पढ़े थे ना, वैसे प्लेजर ऑन गवर्नर। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जैसे केंद्र में होता था, वैसे यहां होता है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। कोई भी मिनिस्टर्स जो है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि राज्यपाल जब चाहेंगे तो कह देंगे कि भैया आप इस्तीफा दे दीजिए, है ना, और आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब यह है कि क्या सही में राज्यपाल के पास ये पावर है? राज्यपाल कभी भी इस्तीफा ले लेंगे किसी से? तो कैसे इस्तीफा लेंगे? हाँ, अगर मुख्यमंत्री कह दे, मुख्यमंत्री राज्यपाल से कहे कि ये जो हमारा मंत्री है ये बहुत अलबल काम कर रहा है, ये आदमी ठीक नहीं है, इससे इस्तीफा ले लीजिए, तो कहेंगे कि दे दो इस्तीफा। लेकिन कुछ कुछ आदमी सब होता है ना कि भाई उदय में नहीं करेगा, वो बन गया, अब वो भागल चलेगा, वो कलाम कला इस्तीफा देंगे, भाई इतना मेहनत से मंत्री बने हैं, क्यों इस्तीफा दे? तो देगा भी नहीं, नहीं भी दे सकता है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? हाँ बिल्कुल, मुख्यमंत्री स्वयं इस्तीफा दे दे। मुख्यमंत्री जब स्वयं इस्तीफा दे देंगे, सीएम स्वयं अगर रिजिग्नेशन दे देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, तो सरकार स्वतः खत्म हो जाती है और उसके पास बहुमत है तो फिर कल जैसे शपथ ले लेंगे, है ना। नीतीश जी यही करते हैं ना। देखते हैं कि अब बीजेपी वाला से संबंध खराब हो रहा है, तलाक करने का समय आ गया, है ना, तो क्या करते हैं, उसके बाद अपना स्क्रिप्ट धीरे धीरे लिखने लगते हैं, नजदीकियां किसी और से बढ़ाने लगेंगे। ऐसे ही होता ना जी, जब भी आप देखिए जब संबंध बिगड़ता है तो एक ही टाइम पर दोनों चीज होता है जी, इस बात का एकदम ध्यान रखिएगा। अगर कहीं संबंध खराब हो रहा है तो एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस कहीं संबंध बन रहा होता है, क्योंकि बनने के प्रोसेस में ही बिगड़ना शुरू होता है। अन्यथा ऐसे में तो लोग इग्नोर करते हैं। गलतियां या मिसअंडरस्टैंडिंग कहां नहीं है, हर जगह होता है, लेकिन ये इग्नोर तब तक होता है जब तक कि दूसरा अच्छा विकल्प नहीं दिखता है ना। जैसे ही अच्छा विकल्प दिखने लगता है, अच्छा कोई बात नहीं, चाहे इधर छोड़ेंगे उधर जाएंगे, अच्छा विकल्प है, बढ़िया विकल्प है, यहां से ज्यादा अच्छा है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि प्रारंभ में तो सब कुछ अच्छा ही होता है कि नहीं, सब अच्छा ही लगता है। चुनौती तो यह है कि अंत तक सब कुछ अच्छा रह जाए, है ना। तो इसलिए प्रारंभिक अच्छेपन को देख करके ज्यादा आकर्षित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिर हो सकता है कि जब 2-3 महीने निकल जाएंगे फिर आपको लगेगा कि वही ठीक था, है कि नहीं, ये बहुत गड़बड़ जगह आके फंस गए, है ना। क्योंकि यहां भी वही हो रहा है तो अच्छा था कि वही हो रहा था,
है ना, तो क्या दिक्कत है। तो कहने का मतलब यह है, अभी देखिए 2017 में जो मतलब 15 का जो चुनाव हुआ था वो साथ में हुआ था बिहार में, है ना। उसके बाद फिर अलायंस टूटा ना, और फिर बीजेपी के साथ आए। तो अलायंस क्यों टूटा? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ियां हुई होंगी, अनकंफर्टेबल फील हुआ होगा कि हम ठीक से काम नहीं कर पा रहे, जो कि वो बोले भी थे उस टाइम पर कि हम अनकंफर्टेबल थे, ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, स्वतंत्रता नहीं थी, इसलिए हमने क्या कर लिया, अलायंस तोड़ दिया, दूसरे अलायंस को ज्वाइन कर लिए। फिर इस बार जब इस अलायंस को तोड़ करके गए हैं तो यही बोल करके गए हैं कि काम करना नहीं बन रहा था, तो उधर गए हैं। तो क्या है, यही होता है ना कि जब आप दूसरे जगह असहज महसूस करते हैं तो वो जगह छोड़ करके आप शांति की तलाश में दूसरे जगह जाते हैं कि यहाँ शांति हो, खुशी हो, समृद्धि हो, है ना। वहां गए, वहां भी अशांति, वहां भी खुशी नाम की कोई चीज नहीं। तो फिर आपको क्या लगता है कि भाई तो गड़बड़ चीज है। तो इसमें सबसे अच्छा चीज तो ये है, सबसे बढ़िया चीज तो ये है कि आदमी तटस्थ रहे, है ना, आइसोलेट रहे, है ना, फर्क ही ना पड़े किसी के आने का, किसी के जाने का, है ना। लेकिन ये बहुत कम लोगों के साथ होता है ना। पहले तो ये काम वो कर पाएंगे जो खूब ताकतवर हों। अगर हम अलायंसेस की बात करें यहां पर, तो अगर अकेले बहुमत की कुछ, जैसे अभी सेंटर में मोदी जी चला रहे हैं सरकार, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है अलायंस आए या जाए, क्योंकि उनके खुद के पास लोकसभा में, केंद्र में सरकार चलाने के लिए लोकसभा में 272 से ज्यादा सांसद होना चाहिए, और उनके पास अपना 303 है। अब कोई आए या जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई धमकियों देगा कि तोरा छोड़ के चल जीवो तो जो, है ना, हमारा क्या दिक्कत है, हमारा तो 303 अपने है। 2014 से 19 वाला में उनका खुद 282 को सांसद था, कोई धमकाता, शिवसेना ने अलायंस तोड़ दिया था, तोड़ दिया। उनके पास खुद ही इतना है कि कोई दूसरा अलायंस पार्टी सरकार छोड़ के जा रही है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सरकार के रहने या जाने पे, है ना। ठीक इसी प्रकार से व्यक्तिगत जीवन में भी अगर मजबूत बनना है और किसी का कोई आपको धमकाए नहीं कि छोड़ के चल जाएंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा। खुद को इतना मजबूत बना दीजिए, खुद को इतना पावरफुल बना लीजिए, खुद में इतनी योग्यता भर दीजिए कि कोई आदमी सोचे कि नहीं एक रात छोड़ के गए लो अगर, तो दूसरा को ना बकलोले बैठे तो, है ना। तो बकलोल के साथ बहुत दिन आप समय नहीं काट सकते, है ना। 2-4-10 दिन के बाद जब उसका बकलोलाहट पता चल जाएगा, है ना, हर चीज में जब आपको डिस्टर्ब करना शुरू कर देगा, फिर आपको लगेगा कि भाई क्या है। कभी कभी आदमी फंस जाता है ना, आकर्षण में फंस जाता है, उसमें आदमी बुद्धिमत्ता से नहीं सोचता है ना, इंटेलेक्चुअलिटी पे नहीं जाता है ना। लेकिन जीवन में या कहीं पर भी अगर आपको कहीं रहना है तो जो इंटेलेक्चुअल चीजें हैं वो बहुत जरूरी है। आकर्षण से आप बहुत समय तक बंध के नहीं रह सकते हैं, लेकिन मानसिकता से, सोच से, है ना, योग्यता से आप बहुत समय तक कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसलिए मेन चीज क्या होता है, कंटिन्यूटी, है ना। और कंटिन्यूटी के लिए जरूरी है कि आपके पास साथ जो भी हो उसके अंदर क्या हो, थोड़ी समझ हो, समझदारी हो, ठीक तरीके से आपके साथ निर्णय की प्रक्रिया में भागीदारी करे। तो ये इसी प्रकार से यहां का जो है सो वो पूरा मामला है कि इंडिविजुअल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो राज्यपाल के प्रति है, और जो व्यक्तिगत जो ये है वो क्या है, व्यक्तिगत जो है वो किसके प्रति है, तो व्यक्तिगत है राज्यपाल के प्रति और सामूहिक है विधानसभा के प्रति। ठीक है। तो व्यक्तिगत में अगर कोई हट जाता है, इंडिविजुअल कोई हटा गया तो उससे सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन लोग विधानसभा में यदि आपके पास बहुमत नहीं रहा, खत्म हो गया, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे। तो इसलिए इन चीजों को आपको ध्यान रखना है और इसको ये कर रखना है। ठीक है, कि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तो कहां होता है और सामूहिक उत्तरदायित्व तो कहां होता है। लिखेंगे आर्टिकल 164, ठीक है, आर्टिकल 164। आर्टिकल 164 क्या कहता है, तो लिखेंगे कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति गवर्नर शैल बी अपॉइंटेड बाय द सीएम। सीएम shall be appointed by the governor. CM shall be appointed by the governor. मुख्यमंत्री
राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। एंड अदर मिनिस्टर्स आर also appointed by the governor, and other ministers are also appointed by the governor with the recommendation of chief minister. With the recommendation of chief minister. मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करेंगे मुख्यमंत्री के सिफारिश पर। ठीक है, तो आप देखते हैं, अब देखिए, अब यहां पे कहा जा रहा है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करेंगे, तो क्या राज्यपाल जिसको मर्जी उसको मुख्यमंत्री बना देंगे? किसको बनाएंगे? विधानसभा में बहुमत दल के नेता को, है ना, मेजोरिटी पार्टी लीडर इन विधानसभा, है ना। तो विधानसभा में जो बहुमत दल का नेता होगा उसको, है ना। देखिए, तो जब चुनाव होता है तो विधानसभा का चुनाव होता है, बहुमत इसी में चाहिए। तो यहां होता क्या है कि आप देखिए कि जब यहां पर चुनाव होता है विधानसभा में जब यहां पर चुनाव होता है तो क्या होता है? चुनाव होने के बाद देखा जाता है कि किस पार्टी को बहुमत आया है। यानी कि जैसे आप बिहार का ही हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, चूंकि बिहार में है, तो 122 प्लस, है ना। तो देखा ये जाएगा, राज्यपाल ये देखेगा कि कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको 122 से ज्यादा आया है। तो ये तो बहुत दिन हो गया, या आप देखिए कि 90 के दशक के बाद से कि मतलब सिंगल कोई सरकार बना ले बिहार में अपने दम पर, ये नहीं हो रहा है। अलायंस में सरकारें चलती हैं, गठबंधन में, कभी एनडीए का अलायंस चलता है, कभी यूपीए का अलायंस चलता है, और क्षेत्रीय पार्टियां हावी रहती हैं हमारे यहाँ, है ना। जैसे कभी आरजेडी के नेतृत्व में चल रहा था और आज जेडीयू के नेतृत्व में चल रहा है ना। सेंट्रल की पार्टियां सपोर्टिव सिस्टम में रोल प्ले कर, जैसे जेडीयू के साथ बीजेपी सपोर्ट करती थी, आरजेडी के साथ कांग्रेस सपोर्ट करती थी, है ना। अभी भी जो अलायंस उसमें कांग्रेस शामिल है ही। तो कहने का मतलब यह है कि खैर अगर कोई गठबंधन हो या फिर गठबंधन के बिना ही कोई अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इतना स्ट्रेंथ लेकर के आ जाए, अकेले इतना सीट जीत जाए, तो वो उसके जो विधायक होंगे, एमएलए, जो संसदीय प्रक्रिया में जो नियम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो नियम है, देखिए हम लोग के यहाँ जो ये परंपरा विकसित हो गया है ना, ये गलत परंपरा, ये मेंस में आपको इससे सवाल बन सकते हैं, थिंकिंग आपको डेवलप रखना है। कहता ना कि अब की बार मोदी सरकार, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है ना। कितना बहार है ये तो कल के बारिश से मालूम चल गया। पटना की गलियां जो है वो हो गई हैं किस प्रकार से, देख ही रहे हैं आप लोग, है ना। गलियां और सड़कें, पहले सड़क ठीक करवा दीजिए पटना का, फिर प्रधानमंत्री बन जाइए, है ना। खैर, लेकिन जो भी है, ये जो परंपरा विकसित हुई है मोदी जी के बारे में कि हर हर मोदी, काका मोदी, है ना, पता ना, मतलब घर घर वाला। तो ये सब का मतलब क्या है? इसका मतलब ये फिक्स हो गया ना कि चुनाव जीतने के बाद यही बनेंगे या यही सीएम बनेंगे। ये व्यवस्था संसदीय व्यवस्था नहीं है। संसदीय व्यवस्था में पहले प्रक्रिया यह है कि पहले चुनाव होगा, आज चुनाव में जिस पार्टी को बहुमत आएगा, यानी कि जो पार्टी इस नंबर से ज्यादा लेके आएगी, वो पार्टी बैठेगी, वो पार्टी या फिर उसका अलायंस, उसका गठबंधन, जो भी इतना नंबर ले वो आके बैठेगा। आप बैठने के बाद अपना में से वो नेता चुनेगा कि हम 122 लोग जो जीत के आए हैं, तो हम लोग किसको अपना नेता मानेंगे। वो जो नेता जिसको 122 से ज्यादा लोग जो उसको नेता मान लेगा, वो उन लोगों का समर्थन पत्र लेके गवर्नर के पास जाएंगे। अब बोलेंगे देखिए हमको बहुमत दल ने नेता चुना है। तो मुख्यमंत्री राज्य में बहुमत दल का नेता होता है, केंद्र में प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है। ठीक है, इसको मेजोरिटी पार्टी लीडर बोलते हैं।
तो वो जाकर के गवर्नर को अपना दिखाता है कि देखिए हमको इतना समर्थन है, तब गवर्नर उस आदमी को क्या करते हैं, मुख्यमंत्री पद का शपथ दिलाते हैं। मतलब कि गवर्नर मुख्यमंत्री पद का शपथ उसी को दिलाएंगे जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होगा। अब बिहार में एक सब जो है वो क्या है, कोई पार्टी तो जीती तो गठबंधन होता है, गठबंधन तो ये भी नियम है कि गठबंधन करके या सिंगल पार्टी अगर सरकार बना ले तो वो, तो आप देखिए नीतीश कुमार बहुत दिन से हमारे यहाँ जो है वो क्या है, मुख्यमंत्री हैं, है ना। तो नीतीश कुमार तो विधानसभा में है ही नहीं, लेकिन विधानसभा के जीते हुए लोग जो हैं वो उनको अपना नेता चुन लेते हैं, वो मान लेते हैं कि नीतीश कुमार हमारे नेता होंगे, इसी वजह से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं। आप भी मान लीजिए कि अगर आपका 25 ईयर एज हो चुका है, विधानसभा के सदस्य बनने के आप योग्य हो चुके हैं, बाकी सारे पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट्स के नियम कायदे कानून मानते हैं, वो सब लागू है आप पर, और चुने हुए 122 से ज्यादा विधायक यदि आपका नाम भी डिक्लेयर कर दे कि हम इस व्यक्ति को मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार करते हैं, तो मुख्यमंत्री पद का शपथ राज्यपाल आप ही को दिलाएंगे, किसी और को नहीं दिला सकते। तो मेन बात है बहुमत दल का नेता। आपके पास सदस्यता नहीं है तो बाद में सदस्यता दिला, या तो यहां से बन जाइएगा या फिर यहां से बन जाइएगा, सदस्यता दिला देंगे 6 महीने के अंदर में कहीं ना कहीं से, है ना। तो ये आपका पास इस प्रकार से विकल्प यहां पर बचता है। ठीक है, बात आई समझ में। तो राज्यपाल जो है वो किसको मुख्यमंत्री बनाएगा, विधानसभा में बहुमत दल के नेता को, मेजोरिटी पार्टी को वो सीएम के पद पर शपथ दिला देंगे। ओके, कोई दिक्कत। इसके बाद जो है वो क्या है, तो जब यहां पर सीएम के जो है वो शपथ जब दिला देगा, यहां पर एमएलए के मेजोरिटी देख करके दिला, तो सीएम साहब जब चुनाव हो जाता है, जब शपथ लेते हैं तो अपने साथ एक लिस्ट भी भेजते हैं राज्यपाल को। अब बोलते हैं कि ये लोग हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में शामिल होंगे। उसमें विभाग क्लियर नहीं होता है, बस खाली मंत्री का लिस्ट चला जाता है, विभाग बाद में मुख्यमंत्री अपना डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कौन क्या करेगा कौन नहीं करेगा। तो मुख्यमंत्री खुद मुख्यमंत्री पद का शपथ ले लेते हैं, फिर राज्यपाल को बता देते हैं कि भाई देखिए डिप्टी सीएम हमारा कौन होगा, है ना। तो डिप्टी सीएम का भी शपथ हो जाता है, ठीक है। इसके अलावे अन्य मंत्रियों का भी शपथ गवर्नर साहब करा देते हैं। तो गवर्नर साहब उन्हीं लोगों को मंत्री बनाते हैं जिनको मंत्री बनने के लिए जो है सिफारिश सीएम साहब करते हैं, है ना। तो मुख्यमंत्री का सिफारिश जिसके नाम के साथ रहेगा वही मंत्री बनेगा, जिसके नाम के साथ नहीं रहेगा वो मंत्री नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पे चीजें होती हैं, कोई दिक्कत। और यही सारे लोग जो हैं ये मिनिस्टर्स वो और सीएम ये मिल करके गवर्नर को सपोर्ट करते हैं और गवर्नर अपना पूरा काम करते हैं। ठीक है, तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद में कोई दिक्कत, कोई समस्या, इनका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, इनका सामूहिक उत्तरदायित्व, और ये कैसे कितने दिन के लिए मंत्री रहेंगे, मैक्सिमम नंबर क्या है, मिनिमम नंबर क्या है, क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए आइए आगे आर्टिकल 165। और आर्टिकल 165 है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, राज्य के महाधिवक्ता। ठीक है, राज्य के महाधिवक्ता। ठीक है, सेंटर में आपने पढ़ा था एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। उसी प्रकार से राज्य में उसका किस अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद चर्चा था जी, 76 में था। तो जैसे 76 में राज्य केंद्र का भारत का महान्यायवादी का चर्चा है, उसी प्रकार से 165 में राज्य के महाधिवक्ता का चर्चा है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ठीक है, तो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो है राज्य का महाधिवक्ता, ये वही काम करता है जो केंद्र में महान्यायवादी करता है।
तो केंद्र में महान्यायवादी क्या काम करता है जी? हाँ, एक आदमी कोई बोली, इनको लगता है एकदम सही बता सकते हैं। बोलिए। भारत सरकार का वकील सबसे बड़ा वकील होते हैं और भारत सरकार को कानूनी सलाह देने के लिए काम करते हैं। और दोनों सदन में भाषण दे सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर उनके पास योगदान है। बिल्कुल गुड। हाँ, भारत सरकार का हाँ वकील है तो बिल्कुल सरकार के खिलाफ केस, लेकिन जब है तब सरकार के खिलाफ कोई केस नहीं होगा, प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउ है। जब वो रहेंगे वकील तब भी वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, दूसरे लोग का भी केस लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार के खिलाफ कोई केस नहीं लड़ेंगे। हाँ, उनका सैलरी भी फिक्स नहीं होता है, बिल्कुल उनको सैलरी फिक्स नहीं होता है, उनको बस अलाउंसेस मिलता है ना। हाँ, विधि का जानकार, तो वही सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने का वो सारा क्वालिफिकेशन है, तो वही क्वालिफिकेशन है महान्यायवादी बनने का भी। ठीक है, तो देखिए एज वेल एज जो काम महान्यायवादी केंद्र सरकार के लिए केंद्र के स्तर पर करता है, वही काम महाधिवक्ता राज्य में राज्य सरकार के लिए करता है। तो आप कह सकते हैं कि एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट, है ना। लिख लेंगे कि राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट। राज्य का महाधिवक्ता राज्य में सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। मतलब कि राज्य सरकार को यदि इस किसी मसले पर कोई सलाह देना हो तो कौन सलाह देगा? बिहार के महाधिवक्ता कौन है अभी? बिहार के महाधिवक्ता बीपीएससी एस्पिरेंट, और सितंबर में एग्जाम है आप लोगों का, है ना। बिहार के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट कौन है? अभी कुछ दिन पहले बने हैं नए व्यक्ति। पहले वो बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके थे। क्या नहीं मिला है? नहीं मिला जी, मिल गया। कौन है? हाँ, बिहार में मिनिस्टर भी रह चुके हैं वो। पीके शाही जो है वो प्रेजेंट टाइम में बिहार के महाधिवक्ता हैं। ठीक है, इनसे पहले ललित किशोर थे और उनसे पहले रामबालक महतो थे। उससे पहले जाने का जरूरत नहीं है, वर्तमान ध्यान रखिए, है ना, कि वर्तमान कौन है। तो वर्तमान पीके शाही है। ठीक है, रामबालक महतो बहुत दिन तक रहे थे, उनका जब निधन हो गया तब ललित किशोर को बनाया गया था। खैर, तो जो ये होते हैं, मतलब एडवोकेट जनरल स्टेट जो होते हैं वो राज्य के सबसे बड़े विधि अधिकारी होते हैं। मतलब ये हुआ कि अब बिहार सरकार पर यदि कोई भी केस होता है
या बिहार सरकार के सामने कोई भी कानूनी मुद्दे आते हैं तो उनका केस भी लड़ेंगे पीके शाही और उस पर सरकार को सलाह भी देंगे पीके शाही। ठीक है, और कहीं पे भी बिहार सरकार का मामला कहीं रखना हो, किसी भी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में रखना हो या स्टेट के हाई कोर्ट में रखना हो, तो ये वही रखेंगे। ठीक है, वही जाकर के केस लड़ेंगे और वही सरकार का पक्ष रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि राज्य के महाधिवक्ता जो है वो राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, यानी कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। ठीक है, और राज्य का महाधिवक्ता वही बन सकता है जो राज्य के उच्च न्यायालय में जज बनने के योग्य हो। ठीक है, जो क्वालिफिकेशन होता है वो क्या है, होता है तो हाई कोर्ट में जज बनने के लायक, है ना, मतलब कि वो ही शुड बी क्वालिफाई फॉर हाई कोर्ट जज, है ना। हाई कोर्ट जज बनने के लिए क्वालिफाइड हो, मतलब कि जरूरी है कि वो हाई कोर्ट में जज हो, लेकिन उतना योग्यता हो कि वो, जैसे कि अब यूपीएससी या बीपीएससी का फॉर्म भरने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अब सब ग्रेजुएट आईएएस है, देखिए लीजिए क्या स्थिति है बार मार्केट में, सब ग्रेजुएट का तो कहने, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएट होना चाहिए। तो बहुत सारे हाई कोर्ट में जाइएगा तो बहुत सारे ऐसे लोग आपको भेटा जाएंगे जिनके अंदर कूट कूट के, मतलब वो जो योग्यता संविधान में निर्धारित की है वो भरा हुआ है कि वो हाई कोर्ट में जज बन सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में गिने चुने लोग ही जज है ना, और गिने चुने लोग ही बनते हैं। ठीक है, तो राज्य के महाधिवक्ता बनने के लिए ये क्वालिटी होनी चाहिए कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के योग्य हो। हाई कोर्ट में अगर जज बनने की योग्यता है आपके पास, तभी आप राज्य का महाधिवक्ता बन सकते हैं। ये इतना बड़ा क्वालिटी इसलिए रखा जाता है क्योंकि आपके सारे पक्ष आपको हाई कोर्ट में रखने होंगे, तो हाई कोर्ट के जज वाली अगर क्वालिटी आप में नहीं होगी तो आप सारा केस में जाके हार जाइएगा, है ना, तो सरकार को ही आप जो है सो पिछड़ा कर दीजिएगा कोर्ट के सामने। इसलिए क्वालिटी वाले व्यक्ति को बनाना होता है ताकि वहां पर ऑपोजिशन जो लॉयर होगा उसके तर्कों को ठीक से काट पाए। तो इसलिए हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति को इस पोस्ट पर रखा जाता है। तो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट वही होता है जिसके अंदर में हाई कोर्ट में जज बनने की योग्यता होगी, वही व्यक्ति ये पद धारण कर सकता है। ठीक है, अब देखिए, तो हाई कोर्ट में इसके पास जज बनने की योग्यता होगा, वही बनेगा, और ये राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। ठीक है, और इसको अपॉइंट करता है कौन, राज्यपाल। ठीक है, लिख लेंगे कि एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट अपॉइंटेड बाय द कंसर्न स्टेट गवर्नर। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट अपॉइंटेड बाय द कंसर्न स्टेट गवर्नर। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, क्योंकि हर राज्य का तो अपना महाधिवक्ता होगा ना जी, तो उस राज्य में जो राज्यपाल होगा वो अपॉइंट कर, इसलिए कहा कंसर्न स्टेट, है ना, मतलब कि जुड़ा हुआ, संबंधित। ठीक है, तो यहां पर इस प्रकार से राज्य के महाधिवक्ता की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है विद द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के सिफारिश पर। मुख्यमंत्री जिस नाम को भेजते हैं राज्यपाल महोदय को कि ये होंगे हमारे एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, तो राज्यपाल महोदय उसको बना देते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ठीक है, राज्य के महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त कर देते हैं। ओके, दूसरी चीज, अब देखिए कि जब ये अपॉइंट कर देते हैं तो इनका पहला तो कुछ निश्चित वेतन नहीं होता है। ठीक है, कोई फिक्स्ड पेमेंट इनको नहीं मिलता है, इनको बस अलाउंसेस मिलता है, सेवा शर्त मिलता है, जैसे कि घर मिल जाएगा, बॉडीगार्ड मिल जाएगा, है ना, सब चीज मिलेगा, लेकिन निश्चित वेतन इनको नहीं मिलेगा। बिजली बिल, गाड़ी का चलने का पैसा सब मिलेगा, और सब वेतन से बहुत ज्यादा होता है ना, सब वेतन से। अब एजीआई को आप देखिएगा तो एजीआई को मतलब प्रधानमंत्री से थोड़ा ही कम वाला सुरक्षा मिलता है, तो सुरक्षा पर इतना एक्सपेंडिचर आता है कि आप मतलब वेतन का क्या ही बात किया जाए। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर इनको सुख सुविधा सारा मिलता है, बस निश्चित वेतन नहीं मिलता है। कारण यह है कि इनको प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउ है, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं कि ये अलग से केस लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस इनको ध्यान ये रखना है
कि ऐसा कोई भी केस नहीं लड़ेंगे जिसमें सरकार के विपक्ष में ये खड़े हो जाए, क्योंकि सरकार के समर्थक वकील है ना, तो सरकार के खिलाफ केस लड़ने का अधिकार इनके पास नहीं है। तो ये वैसा ही मामले में रहेंगे जो इस मामला में ये इनके पास अधिकार है कि ये क्या कर सकते हैं, तो केस लड़ सकते हैं, वही मामले में लड़ेंगे, यानी कि प्राइवेट मामला है। ठीक है, दिक्कत इसके अलावे तो राज्य के महाधिवक्ता के अंतर्गत ये सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। इनका जो टेन्योर होता है, जो कार्यकाल होता है ना, तो वो क्या होता है? हाँ, इनका जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं है ना, इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है। ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ठीक है, लिख लेंगे कि महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट टेक पोस्ट प्लेजर ऑन प्रेसिडेंट, प्लेजर ऑन प्रेसिडेंट, गवर्नर, हाँ जी गवर्नर। ये राष्ट्रपति राज्यपाल इतना घुल मिल गया है ना, ठीक है। तो ये इस प्रकार से यहां पर चीजें हैं कि ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, यानी कि वही मुख्यमंत्री कह देंगे राज्यपाल से कि हटा दीजिए तो हटा देंगे, मुख्यमंत्री कहें तो बने हुए हैं, तो कभी भी हटाए जा सकते हैं। और सरकार जब बदल जाती है तो डेफिनेटली कोई बदले ना बदले, पहला आदमी बदलता जो है वो है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, क्योंकि सरकार बदलेगी मतलब कि अपोजिशन की सरकार आएगी, तो अपोजिशन जिस चीज का विरोध कर रहा था उसी चीज का समर्थन न कर रहा था एजीआई कोर्ट में, तो उसको एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। तो जैसे ही सरकार बदलती है तो राज्य में एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट बदल जाते हैं, केंद्र में एजीआई बदल जाते हैं। इसलिए इनका कोई निश्चित सेवा काल नहीं रखा गया, क्योंकि सरकार तो कभी भी गिर सकती है। ऐसी स्थिति में अगर इनका फिक्स कार्यकाल हो जाएगा तो ये तो विपक्ष के कार्यकाल में भी बाधा उत्पन्न कर देंगे, तो इसलिए यहां पर ये चीज को रखा गया है। ओके, तो दिक्कत तो राज्य के महाधिवक्ता के संबंध में इस चीज को जो है सो ध्यान रखना है। नहीं जी नहीं, सब जगह एंटीबायोटिक नहीं दिया जाएगा, कोई कोई बीमारी में एंटीबायोटिक बहुत हानि कर जाता है। ये क्वालिटी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के मामले में राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि राष्ट्रपति के नजर में विधि का जानकार यदि कोई है तो सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकता है। वो भी महान न्यायवादी बनने के लिए नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए है। चूंकि ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के योग्य आदमी ही एजीआई बनेगा, इसलिए वो फॉर्मूला एज वेल एज लागू हो जाता है। लेकिन राज्य में हाई कोर्ट में जज नियुक्त होने के लिए परंपरा नहीं है, या ये संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि राज्यपाल के नजर में विधि का जानकार होना चाहिए, इसलिए ये वाली बात यहां पर लागू नहीं होगी। ठीक है, ओके। तो इनका बेसिकली जो काम है वो काम क्या है? इनका काम है राज्य की सरकार पर कोई भी केस हो रहा है तो उस केस को जाकर के लड़ना, उस केस को देखना, ठीक है, उस पर कार्रवाई करना या सरकार का पक्ष रखना, या कानून के मुद्दे पे सरकार का समर्थन करना या सरकार को सलाह देना। इसके अलावा इनके पास ये एक अधिकार है जो मंत्रियों के पास होता है, वो इनके पास भी है ना, वो ये है कि ये जब चाहे दोनों सदनों में कभी भी जाके बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। लेकिन इन महोदय के पास मंत्रियों से कटा हुआ एक अधिकार ये नहीं है कि ये वोट दे सकते हैं, वोट देने का अधिकार इनके पास नहीं है। मंत्री वोट दे सकते हैं, मंत्री जिस हाउस में होंगे वहां पे वोट दे लेंगे, लेकिन ये वोट नहीं देंगे। और मंत्रियों के पास भी अधिकार है कि मंत्री दोनों में से किसी भी सदन में बैठ सकते हैं। नीतीश कुमार हैं विधान परिषद के, लेकिन हमेशा विधानसभा में आते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं, लेकिन वोटिंग कभी विधानसभा में नहीं कर सकते हैं। वोटिंग जब करना होगा तब विधान परिषद में करेंगे। तो मंत्रियों को जैसे किसी भी सदन में बैठने का अधिकार प्राप्त है,
वैसे महाधिवक्ता को भी किसी भी सदन में बैठने का अधिकार प्राप्त है, बोलने का भी अधिकार प्राप्त है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो किसी सदन का सदस्य नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में? तो बेसिकली यहां पर इतना ही मुद्दा है, इसको आपको यहां पर ध्यान रखना है। ओके, इसके बाद 166 और 167 है। ठीक है, तो 166 और 167 जो आप देखेंगे तो उतना कुछ महत्व का आर्टिकल नहीं है, लेकिन एक में लिखा हुआ है राज्यपाल का एक्सटेंशन जो पावर है उसका विस्तार, और एक में है मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य। 167 में जो है वो कर्तव्य लिखा हुआ है, ड्यूटी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये ठीक उसी प्रकार का मामला जैसे आप 77 और 78 में देखे हैं केंद्र में, है ना, कि 77 एक्सटेंशन पावर का विस्तार है ना, जिसमें सरकार कैसे चलेगी इसके बारे में निर्देश देता है राष्ट्रपति, और 78 में प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, 167 में मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य है कि राज्य में अगर कुछ भी हो रहा है तो वो क्या करेगा, राज्यपाल को अवगत कराएगा। कुछ भी निर्णय यदि मुख्यमंत्री लेंगे तो उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो राज्यपाल को अवगत कराएं। बिना राज्यपाल के अवगत कराए वो कोई काम नहीं कर सकते हैं, अगर करते हैं तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसके बेसिस पर वो राष्ट्रपति शासन का सिफारिश कर सकते हैं राष्ट्रपति से, और 356 लगा सकते हैं स्टेट में। तो मुख्यमंत्री कुछ भी करेंगे तो राज्यपाल से परमिशन लेकर के राज्यपाल से बातचीत करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक में, कोई समस्या? चलिए, तो इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा स्टेट लेजिस्लेचर, है ना। 168 से शुरू होता है राज्य विधानमंडल। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर, हेडिंग बनाएंगे स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल। ठीक है, कोई दिक्कत?